नमस्कार, स्वागत है आपका के न्यूज पे। मैं हूं आपके साथ विशाल पंडित। आप देख रहे हैं हमारी खास प्रोग्राम चुनावी अखाड़ा। इन दिनों सियासी का यह अखाड़ा घमासान का सबब बना हुआ है। मौसम के तल्ख तेवरों के साथ ही सियासी पारा भी चढ़ता जा रहा है। फिलहाल आज हम आपके लिए लाए हैं अलग अलग लोकसभा सीटों की ताजा और गर्मा गर्म चुनावी चर्चा। इस कार्यक्रम में हम बात करेंगे चुनावी रणनीति, राजनीतिक दलों की चुनौती और जनता जनार्दन की अपने नेताओं से उम्मीदों की। तो देखिए हमारा यह खास कार्यक्रम चुनावी अखाड़ा। लंबे इंतजार के बाद पूर्व कैबिनेट मंत्री धर्म सिंह सैनी की आखिरकार भारतीय जनता पार्टी में वापसी हो गई। बहरहाल उनकी घर वापसी के बाद पश्चिमी यूपी में समीकरण बदल सकते हैं। दरअसल धर्मपाल सैनी यूपी विधानसभा चुनाव 2022 से पहले बीजेपी को छोड़ के समाजवादी पार्टी में शामिल हो गए थे, जिसके बाद उनका सपा से भी मोह भंग हो गया और वो लगातार भारतीय जनता पार्टी में वापसी के रास्ते तलाश रहे थे। इस रिपोर्ट को देखिए। पश्चिमी यूपी में सैनी बिरादरी के सबसे बड़े नेता के तौर पर धर्म सिंह सैनी की पहचान। मूलतः बसपा के कॉडर से निकले हुए हैं धर्म सिंह सैनी। कई बार विधायक और मंत्री रहे। 2017 के पहले अमित शाह की पहल पर वह भाजपा में चले गए। जीतने के बाद वो योगी सरकार के पहले टर्म में मंत्री भी रहे। 2022 चुनाव से पहले पिछड़े नेताओं के 3 बड़े चेहरों ने बीजेपी छोड़ी। बीजेपी छोड़ने वालों में एक नाम धर्म सिंह सैनी का भी था। तकरीबन 8 सीटों पर प्रभावी साबित हो सकती है धर्म सिंह सैनी की बीजेपी में वापसी। लोकतंत्र के महापर्व के दौरान नेताओं का पार्टी बदलना आम बात है। ये नजारा हर राज्य में देखने को मिल रहा है। उत्तर प्रदेश में भी नेताओं का पार्टी बदलने का सिलसिला चल रहा है। बीजेपी ने एक ऐसा नेता पार्टी में शामिल किया है जिसे 1 साल पहले सीएम योगी आदित्यनाथ के मंच पर ज्वाइनिंग के कार्यक्रम को रोक दिया गया था और मुजफ्फरनगर की सीमा से बैरंग वापस लौटा दिया गया था। इस लीडर का नाम धर्म सिंह सैनी है। मंगलवार की रात मेरठ के बीजेपी दफ्तर में आनन फानन में प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाकर इनको पार्टी में शामिल किया गया है। बता दें कि चुनावी नफा नुकसान के लिहाज से चुनाव के समय धर्म सिंह सैनी को पार्टी में शामिल कराने की मजबूरी बन गई थी। आपको बता दें कि लोकसभा चुनाव के बीच राजपूतों की नाराजगी के साथ साथ सैनी बिरादरी की नाराजगी भी सामने आ रही थी। भाजपा से निकले सैनी बिरादरी के नेताओं की पकड़ अपनी बिरादरी पर दिखाई नहीं दे रही थी। ऐसे में धर्म सिंह सैनी का भाजपा में वापस आना पश्चिमी उत्तर प्रदेश की 8 सीटों पर प्रभावी साबित हो सकता है। धर्म सिंह सैनी आखिरकार बीजेपी में लौट आए हैं। मेरठ में आनन फानन में उनकी ज्वाइनिंग कराई गई है। मेरठ के बीजेपी दफ्तर में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई गई और बीजेपी का पटका पहनाकर धर्म सिंह सैनी की घर वापसी कराई गई है। बीजेपी ने जिस नेता को 1 साल पहले ज्वाइनिंग के बिना लौटा दिया था, आनन फानन में उस नेता को बीजेपी में शामिल कराया जाना बहुत कुछ बयां करता है। धर्म सिंह सैनी 2022 के चुनाव से ठीक पहले स्वामी प्रसाद मौर्य और दारा सिंह चौहान के साथ समाजवादी पार्टी में चले गए थे, लेकिन सपा की सरकार ना बन पाने के बाद वो लगातार बीजेपी में आने की कोशिश में लगे हुए थे। बता दें कि धर्म सिंह सैनी कई बार के विधायक, मंत्री और सांसद रह चुके हैं। संगठन के अनुसार मैंने भारतीय जनता पार्टी कल शाम ग्रहण की है और हम सब कार्यकर्ता मोदी जी को तीसरे बार देश का प्रधानमंत्री बनाने के लिए, मोदी जी का 400 पार का नारा फलीभूत करने के लिए हम सब कटिबद्ध हैं और रात से हम लग गए हैं। रात से पूर्ण तरीके से मेरे सभी समर्थक, चाहे वो मेरे सब जातीय बंधु हों या मेरे अन्य समाज के मेरे समर्थकों में, सब लोग लग गए हैं। दोनों ने ही पूरे मंडल की लोकसभा सीटों पर वहाँ बिजनौर में
गठबंधन का प्रत्याशी है चंदन चौहान जी, संजू बालियान जी हमारे मंत्री जी मुजफ्फरनगर से प्रत्याशी है, और कैराना में भाई प्रदीप चौधरी जी, और सहारनपुर से भाई राघव लखन पाल शर्मा जी हमारे प्रत्याशी हैं। उन्हें जिताने के लिए हम पूरे तरीके से कसर नहीं छोड़ने के, और उन्हें उनका कमर का फूल खिला करके आदरणीय प्रधानमंत्री जी को तीसरी बार 400 पार करने का कार्य करेंगे। ये हमारा पर्पज है। कई महीनों से बीजेपी में आने की कर रहे थे कोशिश। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जाति और बिरादरियों की नाराजगी बढ़ते देख बीजेपी ने रातों रात ये फैसला लिया कि धर्म सिंह सैनी को भाजपा में लाया जाए। काफी समय से सब कुछ तय होने के बाद भी उन्हें एंट्री नहीं मिल रही थी। जैसे ही पश्चिमी उत्तर प्रदेश में ठाकुरों राजपूतों की नाराजगी सामने आई, सहारनपुर से लेकर कैराना तक सैनी समाज के अंदर भी पंचायत शुरू हो गई। भाजपा में खिलाफत के सुर बुलंद होने लगे। वैसे ही धर्म सिंह सैनी की लॉटरी लग गई। चर्चा है कि सहारनपुर के भाजपा प्रत्याशी राघव लखनपाल और कैराना भाजपा प्रत्याशी प्रदीप चौधरी ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और केंद्रीय नेतृत्व से अपील की थी कि चुनाव जीतने के लिए धर्म सिंह सैनी को लाना जरूरी है। इसलिए रातों रात उन्हें मेरठ बुलाकर पार्टी में शामिल कराया गया। आठ सीटों पर पड़ सकता है असर। बता दें कि पश्चिम उत्तर प्रदेश में बीजेपी के कोर वोट बैंक के तौर पर सैनी बिरादरी की पहचान रही है। 2014 के बाद से सैनी समुदाय बीजेपी के साथ चट्टान की तरह खड़ा रहा है। ये पश्चिमी उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा ओबीसी का जाति वर्ग है। लोकसभा चुनाव के पहले ठाकुरों राजपूतों की नाराजगी के साथ साथ सैनी बिरादरी की नाराजगी भी सामने आ रही थी। भाजपा से निकले सैनी बिरादरी के नेताओं की पकड़ अपनी बिरादरी पर दिखाई नहीं दे रही थी। ऐसे में धर्म सिंह सैनी का भाजपा में वापस आना पश्चिमी उत्तर प्रदेश की 8 सीटों पर प्रभावी साबित हो सकता है। पश्चिम उत्तर प्रदेश में बीजेपी के कोर वोट बैंक के तौर पर सैनी बिरादरी की पहचान रही है। साल 2014 के बाद से सैनी समुदाय बीजेपी के साथ चट्टान की तरह खड़ा रहा है और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में ओबीसी का सबसे बड़ा जाति वर्ग है। स्पेशल डेस्क के न्यूज इंडिया। मुरादाबाद सीट का अलग सियासी इतिहास रहा है। दरअसल मुरादाबाद में समीकरण बदलते रहते हैं। बता दें कि 2019 में सपा को सफलता मिली थी, लेकिन इस बार सपा प्रत्याशी की घींचतान से माहौल में वो गर्मी नहीं दिखी है। ये वो सीट है जहां से क्रिकेटर मोहम्मद अजरुद्दीन सांसद रह चुके हैं। इस रिपोर्ट को देखिए। मुरादाबाद सीट का इतिहास। मुरादाबाद में बदलते रहे समीकरण। 2019 में सपा को मिली सफलता, 2014 में भाजपा ने मारी बाजी, 2009 में कांग्रेस से क्रिकेटर मोहम्मद अजरुद्दीन सांसद रहे। मुरादाबाद उत्तर प्रदेश की एक महत्वपूर्ण लोकसभा सीट है। मुरादाबाद पीतल हस्तशिल्प उद्योग के कारण पीतल नगरी के नाम से मशहूर है। यहाँ बने पीतल के सामान का निर्यात कई देशों में होता है, जिसके चलते मुरादाबाद इंपोर्ट एक्सपोर्ट हब भी है। मुरादाबाद लोकसभा की बात करें तो उसमें कुल 5 विधानसभा आती है। वहीं मौजूदा सांसद की बात करें तो डॉक्टर एसटी हसन समाजवादी पार्टी से मुरादाबाद लोकसभा के सांसद हैं। हालांकि मुरादाबाद का इतिहास रहा है कि यहाँ हर लोकसभा चुनावों में अलग पार्टी का सांसद बनता रहा है। जैसे 2019 में सपा सांसद, 2014 में भाजपा से सांसद कुंवर सर्वेश सिंह, 2009 में कांग्रेस से क्रिकेटर मोहम्मद अजरुद्दीन सांसद रह चुके हैं। उत्तर प्रदेश चुनाव में मुरादाबाद की सीट मायने रखती है। पिछले कई सालों से सीट पर जातीय समीकरण हार जीत को तय कर रहे हैं। पिछले लोकसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी के टिकट से एसटी हसन ने मुरादाबाद में एक बड़ी जीत दर्ज की थी। तब भाजपा दूसरे नंबर पर रही और कांग्रेस को तो काफी कम वोट मिले थे। पिछले लोकसभा चुनाव में मुरादाबाद सीट पर समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी का गठबंधन था। ऐसे में दोनों ने संयुक्त रूप से एसटी हसन को मैदान में उतारा था। उस चुनाव में बीजेपी के कुंवर सर्वेश सिंह टक्कर देने का काम कर रहे थे। बड़ी बात ये थी कि 2014 में मोदी लहर के दम पर कुंवर सर्वेश सिंह ने मुरादाबाद सीट से बड़ी जीत दर्ज कर रखी थी। इसी वजह से पिछली बार भी बीजेपी ने उन्हीं पर भरोसा जताया।
लेकिन एसटी हसन ने सभी समीकरणों को तोड़ते हुए एक बड़ी जीत दर्ज की। उन्होंने भाजपा के कुंवर सर्वेश सिंह को 58,000 से भी ज्यादा मतों से मात दे दी। उस चुनाव में कांग्रेस ने इमरान प्रताप कढ़ी को मैदान में उतारा था, लेकिन उन्हें 60,000 वोट भी नहीं मिल पाए। मुरादाबाद की जातीय समीकरणों की बात करें तो इस सीट पर 45% से भी ज्यादा मुसलमान हैं और पिछले कई सालों से यही वर्ग इस सीट पर हार जीत तय कर रहा है। इसके अलावा अनुसूचित जाति की जाटव वोटर भी मुरादाबाद में निर्णायक साबित होते हैं। स्पेशल डेस्क, के न्यूज इंडिया। सहारनपुर सीट में मुकाबला रोचक है। यहां के जीत हार का रिकॉर्ड कुछ खास रहा है। सहारनपुर सीट पर 2 बार बीजेपी जीती तो 2 बार बीएसपी को भी सफलता मिल चुकी है, जबकि 1 बार समाजवादी पार्टी यह सीट जीत चुकी है। इस रिपोर्ट को देखिए। सहारनपुर का चुनावी माहौल इस बार अलग ही नजर आ रहा है। समाजवादी पार्टी ने इमरान मसूद को तो बीजेपी ने राघव लखनपाल को मैदान में उतारा है। सहारनपुर लोकसभा सीट का सफर बहुत दिलचस्प रहा है। यह सीट कई मायनों में सभी राजनीतिक दलों के लिए अहम मानी जाती है। सहारनपुर सीट पर सबसे पहला चुनाव 1952 में हुआ था और तभी से यह सीट कांग्रेस का गढ़ बन गई। 1952 से लेकर 1977 तक इस सीट पर कांग्रेस का कब्जा रहा था। 1977 में इमरजेंसी के बाद हुए चुनाव से लेकर 1996 तक इस सीट पर जनता दल या जनता पार्टी का कब्जा रहा। 2 बार की हार के बाद 1984 के चुनाव में कांग्रेस ने एक बार फिर यहां पर बाजी मारी थी। आपको बता दें कि 1996 के बाद सहारनपुर सीट 2 बार भारतीय जनता पार्टी तो 2 बार बहुजन समाज पार्टी, जबकि 1 बार समाजवादी पार्टी और फिर 2014 में मोदी लहर के चलते 16 साल बाद यह सीट भारतीय जनता पार्टी के खाते में गई थी। इससे पहले भाजपा 1998 में इस सीट से चुनाव जीती थी, लेकिन 2019 के चुनाव में इस सीट पर एक बार फिर बसपा ने कब्जा कर लिया। 2019 में सहारनपुर लोकसभा सीट से महागठबंधन से प्रत्याशी बने बसपा के हाजी फजलुर रहमान ने 5,14,139 वोट पाकर जीत दर्ज की। उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी राघव लखनपाल को 22,417 वोटों से हराकर इस सीट पर अपना परचम लहराया और इस सीट से लोकसभा सांसद बने। इस लोकसभा सीट पर दलित और मुस्लिम वोट डिसाइडिंग फैक्टर रहते हैं, जो इसे राजनीतिक दलों के लिए अहम बनाता है। स्पेशल डेस्क, के न्यूज इंडिया। यहां रुकते एक छोटे से ब्रेक ले, जल्द हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। पीलीभीत की अपनी अलग पहचान है। इसे यूपी का पंजाब भी कहा जाता है, क्योंकि विभाजन के बाद पाकिस्तान से आए सिखों ने इसे आबाद किया। गोमती नदी के उद्भान जल, जंगल, जमीन से सजा ये जिला अपनी खूबसूरती के लिए देश दुनिया में विख्यात है। अगर राजनीति की बात करें तो यह क्षेत्र मेनका और वरुण गांधी की लोकसभा क्षेत्र के रूप में भी जाना जाता है, लेकिन इस बार 2024 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी ने वरुण गांधी की टिकट काटकर यहां से जितिन प्रसाद को उम्मीदवार बनाया है। इस रिपोर्ट को देखिए। जिस जिले की तासीर में टाइगर की दहाड़ हो, वहाँ का मतदाता भला मौन कैसे रह सकता है। जल जंगल के बीच बसे
पीलीभीत संसदीय क्षेत्र में चेहरों पर बहस होती है, मुद्दों पर तर्क शक्ति युक्त संवाद होता है। नेपाल उत्तराखंड सीमा से जुड़ी इस तराई के लोग राजनीति पर मौन नहीं, मुखर हैं। सही मायने में विकास के नाम पर अभी तक सिर्फ यही 2 अध्याय पढ़े जा सकते हैं। जरूरत तो औद्योगिक क्षेत्र की भी है, बाघों के हमले में मारे जा रहे ग्रामीणों की सुरक्षा की भी है और रोजगार के नए अवसरों की भी है। नेपाल सीमा से सटे गांव के लोगों के मुताबिक राशन योजना ने हर जरूरतमंद के पेट भरने की व्यवस्था कर दी गई। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि ने खेती में खाद बीज के खर्च में सहारा दे दिया। इनकी आवश्यकता शहर वालों की समझ में भले न आए, मगर गांव वाले सबसे ज्यादा इत्तेफाक रखते हैं। लोग कहते हैं कि प्रधानमंत्री आवास योजना की जहां तक बात है, क्या सिर्फ 2.5 लाख रुपए में मकान बन सकता है? सवाल दिमाग में कौंधता रहा कि क्या योजनाओं पर यह शुद्ध बहस थी या पृष्ठभूमि में ध्रुवीकरण समाया है। पूरनपुर, बिलसंडा, बिसलपुर, बरखेड़ा में घूमने तो ध्रुवीकरण दिखेगा और बड़े विषयों पर चर्चा भी। इस चुनाव में लोगों में स्थानीय चेहरों के बजाय सरकार के बड़े निर्णयों और देश के नेतृत्व की चर्चा रही। आपको बता दें कि वरुण के स्थान पर भाजपा प्रदेश के लोक निर्माण मंत्री जितिन प्रसाद को प्रत्याशी बनाकर सीट का महत्व बरकरार रखा है। ब्राह्मण प्रत्याशी देने के पीछे जातिगत संतुलन का समीकरण भी साधा है। पीलीभीत को यूपी का पंजाब भी कहा जाता है, क्योंकि विभाजन के बाद पाकिस्तान से आए सिखों ने इसे आबाद किया। उत्तर प्रदेश का पीलीभीत जिला सबसे ज्यादा बाघों की तादाद के लिए जाना जाता है। इसके अलावा गोमती नगर के उद्गम जल, जंगल, जमीन से सजा ये जिला अपने खूबसूरती के लिए देश दुनिया में विख्यात है। धान, गेहूं, गन्ना यहाँ की प्रमुख फसल है। लेकिन बात अगर राजनीति की करें तो ये क्षेत्र मेनका और वरुण गांधी की लोकसभा क्षेत्र के रूप में भी जाना जाता है। पीलीभीत लोकसभा की सीमाएं नेपाल और उत्तराखंड से जुड़ी हैं। लखीमपुर, शाहजहांपुर, बरेली इसके पड़ोसी जिले हैं। पहेड़ी क्षेत्र छोड़ के पीलीभीत लोकसभा क्षेत्र की आबादी 25 लाख के आसपास है और वोट 18 लाख से ज्यादा है। जातिगत आंकड़ों पर नजर डालें तो 5 लाख के आसपास मुस्लिम, किसान 3 से 4 लाख के बीच और कुर्सी वोट लगभग 2 लाख है। वरुण गांधी को लेकर तरह तरह के कयास लगने लगे हैं। ऐसे में ये सीट सबसे चर्चित सीटों में से एक है। वरुण गांधी ने पिछली बार तकरीबन 2.5 लाख वोटों से ये सीट जीती थी। अब जितिन प्रसाद क्या जीत के इस लीड को बढ़ा पाते हैं या फिर भाजपा ये सीट भी गंवा देती है? इस पर सबकी नजर रहेगी। स्पेशल इंडिया। सामग्री की मांग घटने से दिल्ली के सदर बाजार के व्यापारियों की चिंता बढ़ गई है। पार्टियों के चुनाव चिन्ह और नारों से छपी हुई टी शर्ट, हाथ से पकड़े जाने वाले पंखे, गमछे और रिस्ट बैंड से बाजार तो सजे हुए हैं, लेकिन खरीदार गायब हैं। इस रिपोर्ट को देखिए। दिल्ली का सदर बाजार थोक के माल के लिए देश भर में प्रसिद्ध है। इस वक्त देश में लोकसभा चुनाव का माहौल है, तो यहाँ के बाजार भी पार्टियों के चुनाव चिन्ह और नारों से छपी हुई टी शर्ट, हाथ से पकड़े जाने वाले पंखे, गमछे और रिस्ट बैंड से सजे हुए हैं। लेकिन दुकानदारों का कहना है कि इस बार खरीदारी और ऑर्डर बहुत कम आ रहे हैं, इसलिए उन्हें नुकसान उठाना पड़ रहा है। व्यापारियों का कहना है कि चुनाव का पहला चरण नजदीक है, लेकिन बाजार बहुत सुस्त है। जैन एंटरप्राइजेज के मोहम्मद फाजिल का कहना है कि उन्होंने करीब 50 लाख का माल लगाया है, लेकिन माल की बिक्री में गिरावट आने से वे चिंता में हैं। मार्केट तो है ही नहीं, आपके 1% भी काम नहीं है। ऐसा क्यों है फाजिल साहब? ऐसा यूँ है क्योंकि कांग्रेस के पास पैसा नहीं है, केजरीवाल अंदर है, बीजेपी वाले अपना माल खुद बनवाते हैं, वो कैंडिडेटों को खुद ही देते हैं, तो इसलिए किसी भी पार्टी की कोई डिमांड नहीं है। फाजिल की दुकान से कुछ ही दूरी पर अनिल भाई राखीवाला के मालिक सौरभ गुप्ता का एयर कंडीशन शोरूम है। वे भी डिमांड की इस धीमी रफ्तार की वजह चुनाव की लंबी अवधि को मानते हैं। This time the election time is long,
The tenure is long, so that's why demand is a little slow. It's now, I think, the first phase is coming near, so it will peak up. But if we consider till now, the demand is really slow as compared to the last elections or other elections. The demand is slow. हालांकि व्यापारी सौरभ गुप्ता का कहना है कि बीजेपी की अब की बार 400 पार टी शर्ट और टोपी की सबसे ज्यादा मांग है और फिर कांग्रेस के झंडे दूसरे नंबर पर आते हैं और आम आदमी पार्टी के माल की डिमांड खासकर केजरीवाल की गिरफ्तारी के बाद बहुत कम हो गई है। Modi ji's face demand is more. Like every merchandise for BJP should have the Modi face, Modi ji's face. And for Congress, some people demand for Rahul Gandhi ji's photo and hand. For the Congress, the campaign has started a little late because I think whatever the funds problem is there. जीवी ट्रेडर्स के हरप्रीत सिंह चुनाव सामग्री के व्यापार में माहिर खिलाड़ियों में से एक हैं और उनके चेहरे पर निराशा नहीं है, जिसकी वजह वे बताते हैं कि उन्हें इस चुनाव में कम डिमांड का पहले से ही अनुमान था। It's kind of very unpredictable now because it needs lot of investment, and then since the opposition is little weak this time, there is no thrill among the opposition, and this is the reason I'm not doing the election material. पारंपरिक रूप से बैज और झंडे चुनाव के दौरान सबसे ज्यादा बिकने वाली चीजें हैं, जो कि क्वालिटी और साइज के आधार पर 1.5 रुपए से 50 रुपए और 100 रुपए तक हो सकती है। व्यापारियों का कहना है कि ज्यादातर चुनावी माल मुंबई के साथ साथ गुजरात के सूरत और अहमदाबाद से मंगाया जाता है। लोकसभा चुनाव 7 चरणों में होने हैं, जिसका पहला चरण 19 अप्रैल को होगा और आखिरी चरण 1 जून को होगा। चुनाव के नतीजे 4 जून को घोषित किए जाएंगे। तो फिलहाल चुनावी अखाड़े में इतना ही। देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। नमस्कार। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी।